अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। दिस इज शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है आपके लिए भी। ज़ाहिर है होना ही था, मैं आपके साथ हूँ तो हर चीज़ स्पेशल ही लगेगी आपको। वो तो आप हमें चले ठीक है, सही है। अब अगर आप इस तरह आगाज़ करना चाह रही तो मैं फिर फ्रंट फुट पर आकर खेलूंगा और फिर मैं जब फ्रंट फुट पर आता हूँ तो आपको पता है नहीं, आप वही रिवर्स गियर लगाएं बहुत सारे लोग बैक फुट पे चले जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना हो। वैसे मैं यहाँ मौजूद ही इसलिए हूँ इस दफा के मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ, दाएं बाएं सड़क से हिलाऊं, लेकिन ये कि आप वापस उस पटरी पे आए जो आप चलाना चाह रहे थे। अब आप बात करें। बिल्कुल ठीक है जी। अब आपने ये साबित कर दिया है कि बात करने का पहला हक आपका है, पहला फर्ज आपका है, तो लेडीज फर्स्ट। ठीक है जी। तो नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो सुबह है वो बहुत ख़ास है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और 92 न्यूज़ के लिए भी, क्योंकि आज हमारा ये सुबह का प्रोग्राम ब्रेकफास्ट न्यूज़ शो जो है हमारा सुबह सवेरे पाकिस्तान, ये चल रहा है। और ये पीछे टाइटल भी चल रहा है ज़बरदस्त, इसमें देखें नाम लिखा हुआ आ रहा है खूब। हमारे जो है वो इसके अंदर सारी टीम पूरी जो है वो मेहनत से कोशां है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है और आपके लिए ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। अब इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमने प्लान की हैं और हम आपके सामने वो गाहे बगाहे लेकर आते रहेंगे। और इस पहले प्रोग्राम तो आपको ये बता दें कि प्रोग्राम का मतलब जाहिर है हर मीटिंग होती है तो हमारे अच्छा, बल्कि आप ठीक है मैं दरमियान में दोबारा घुसी। देखिए, अगर आप ये करती रहेंगी तो क्लीन बोल्ड होती रहेंगी। नहीं है, मैं दरअसल जाना चाह रही थी कि प्रोग्राम में क्या क्या होगा, लेकिन फिर वो हम रख लेते हैं, वो हम बताएंगे आपको कि प्रोग्राम में आज क्या क्या होगा। लेकिन हम आपसे भी पूछेंगे कि हमारे आज के प्रोग्राम में और आने वाले दिनों में हम क्या क्या सेगमेंट्स ऐड करें। आप बुनियादी तौर पर एक ब्रेकफास्ट न्यूज़ शो में क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। अच्छा, भरमार है, बहुत सारे ब्रेकफास्ट शोज़ की, और बहुत सारे अच्छे भी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन साथ ही लोगों को, आवाम को, हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को इस चीज़ का गिला शिकवा भी मीडिया से अक्सर रहता है कि भाई मॉर्निंग शोज़ को आप लोगों ने क्या बना दिया, या मॉर्निंग शोज़ पे आप लोग उस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह की बातों से पता चलता है कि भाई मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स टॉकिंग अबाउट, और मीडिया जो है वो माशरे की एक तरह से तामीरी जो किरदार है वो अदा करना चाहता है। तो वो गिले शिकवे कम से कम हम तो ये वादा करते हैं कि आपसे दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। बाकियों की हम कोई गारंटी नहीं लेते, अपनी गारंटी ले ले इंसान, क्योंकि अपनी ही गारंटी पर कायम है दुनिया। अच्छा, तो सबसे अहम बात यह है कि हमारा बुनियादी मकसद ये होगा कि आपको ख़बरों से भी आगाही दें, आपको ये बताएं कि दुनिया के हर शोबे में, हर मुल्क में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि बुनियादी काम किसी भी ब्रेकफास्ट शो का ये होता है कि वो आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। वो आपको ये कहता है कि जी आप चार्ज अप हो जाएँ, आपकी सुबह भरपूर हो जाए, आपके पास वो मोटिवेशन भी अवेलेबल हो जो आपको सुबह में चाहिए, वो इंस्पिरेशन भी अवेलेबल हो जो सुबह में चाहिए, क्योंकि सुबह का वक्त दुनिया का ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त होता है। तो इसीलिए हम उस वक्त को भरपूर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमारे पास अखबारात भी मौजूद हैं और 92 न्यूज़ का ये जो अखबार है ये भी हम ज़रा पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे सुबह आके। सबसे पहला काम, वैसे आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि अखबार पढ़ लिया करें, देख लिया करें दुनिया में हो क्या रहा है, आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ। और उसके बाद फिर मालूमात में जो इजाफा होता है, एक तो अखबार पढ़े, मालूमात में इजाफा करें, फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, फिर चाय का मग पकड़े, नाश्ते की प्लेट सामने रखें, ट्रे रखें, घर वालों के साथ बैठे और चैनल के सामने 92 न्यूज़ के सामने सुबह लगा लिया करें। 9 AM को ट्यून इन करें और 11 बजे से पहले आपने उठना नहीं। अच्छा, ये काम करें। बिल्कुल ठीक है जी। ये आपने इनविटेशन दी है, इंफॉर्मेशन दी है, या आपने इनको कोई तड़ी लगाई है जैसे हम कराची वाले? तड़ी कहाँ लगा सकते हैं हम, जाहिर है वो लोग हैं तो उनकी वजह से हम हैं, मोहब्बत का रिश्ता है ये, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। हम सिर्फ इनविटेशन दे रहे हैं और जो चीज़ उनको पसंद आए, उनको इनविटेशन पसंद आए और इनविटेशन के कंटेंट्स पसंद आए तो वो ज़रूर बैठें। अगर इनविटेशन के कंटेंट्स में उनको लगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप लोग कर रहे हैं, आप हमें बताएं, हम उसको तब्दील करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे जो आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तो जो पहला, जिसको हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा 60 सेकंड न्यूज़ से। मिनट भर में हम आपको बता देंगे कि दुनिया में क्या क्या अहम चीज़ें हुई। तो हमें 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ जाना है और आपको बताना है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं 60 सेकंड न्यूज़। इटली में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, पाकिस्तानियों समेत 58 अफराद जाँ बहक। राजनपुर ज़िमनी इलेक्शन में PTI के मोहसिन लगारी ने मैदान मार लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी।
PSL 8 में लाहौर ने पेशावर को और कराची ने मुल्तान को शिकस्त दे दी। फ़खर जमान ने PSL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का कामरान अकमल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। महंगाई की नई लहर, इस्लामाबाद में दूध की कीमत में 37 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। हैदराबाद में नान और रोटी 5 रुपये महंगे। सक्खर में दाल महंगी। ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम ने 6ठी मरतबा T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। ट्विटर ने मजीद 50 मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार। और हांगकांग में मशहूर मॉडल एबी चोए का कत्ल, साबिक शौहर गिरफ्तार। ये था जी 60 सेकंड्स में दुनिया भर से अहम खबरों का एक मजमुआ जो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया, और हम चाहते थे कि इन खबरों से आपको कम से कम आगाही हो। अब बाकी डिटेल आपको चाहिए आप इंटरनेट पे जाके देख लें, हमारा न्यूज़ चैनल फॉलो करते रहिए तो आपको सब पता चल जाएगा। बिल्कुल, हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। हाँ, ओवरव्यू दे दिया कि ये अहम डेवलपमेंट्स हैं जो हुई दुनिया में और जो हो रही हैं, और इस हवाले से अब आप फॉलो अप कर भी सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो आप अपने प्रोग्राम में भी ऑन एंड ऑफ कवर करते रहेंगे। जो चीज़ें आपको 60 सेकंड्स में दिखाएंगे, जाहिर है वो इजीली 60 सेकंड्स प्रोग्राम का हिस्सा है कि वो वर्थवाइल हैं, वो इस काबिल है कि उनके हवाले से बात होनी चाहिए, या बात हो सके, या लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसा दरमियान में कूदे मत। अच्छा, ठीक है। ये देखें, फिर मैं ये हरकतें करती हूँ तो फिर ये इनको गिला शिकवा हो जाता है। हम कुछ कहते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये तो कहता है। तो खैर, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि लोग एक वर्ड को बड़ा अजीब सी कॉनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं, वो है एजेंडा। एजेंडा, हाँ। मीडिया का बड़ा एजेंडा होता है, एंकर का बड़ा एजेंडा होता है, सियासतदानों का एजेंडा होता है, फलां ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा होता है। हाँ, तो असल में एजेंडा का मतलब है कि जो दायराकार है, या एजेंडा एक आउटलाइन होती है बेसिकली एजेंडा, जिसमें के मीटिंग्स के हवाले से डिस्कशंस लिखी जाती हैं पॉइंटर्स में, या वो सारा सिलसिला होता है, प्लान किया होता है कि भाई इस मीटिंग का एजेंडा ये है, इस पे इन 3 चीज़ों पे बात होगी। तो अब हम बताते हैं आपको कि आज के हमारे प्रोग्राम का एजेंडा क्या है। सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपसे जानेंगे कि आप मॉर्निंग शोज़ में क्या देखना चाहते हैं। ये तो एक हमारा कॉल इन सेगमेंट होगा, और हमारा जो फ़ोन नंबर है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जी आपको पता लग जाएगा कि इस नंबर पर कॉल करनी है आपने और हमसे गुफ्तगू करनी है। जो एजेंडा, जो हमारे सेगमेंट्स हैं, हाँ, उस पर हम आपको बताते हैं कि आज हम अपने प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो अभी क्या बता रहे थे वैसे? यही बता। अच्छा, ठीक है, खेल लें शिफा, खेल लें। ठीक है, मैं पहला दिन है ना आज, तो मैं आपको जरा लेवरेज दे रहे हैं। चले, कल से आपका आगाज बाकायदा भरपूर होगा, वो किट विट पहन के वैसे आएंगे, हेलमेट पहन के, और हम कर रहे होंगे जी इधर मुकाबला। लेकिन नहीं, मुकाबला की बात नहीं है। हम जो चीज़ें देखें, डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें। जब चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं ना, तो उन पर गलबा पाना बड़ा आसान होता है। जब तक आप में इत्तेफाक, इत्तेहाद और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें कायद साहब ने बताई थी, वो गलत नहीं बताई थी। तो सोचने की जरूरत है। जो बातें की वो बिल्कुल सही बात है कि अच्छा हमारे एजेंडे में क्या क्या शामिल है, ये हम आपको बता रहे थे। एजेंडे में जी एक बड़ी तशवीशनाक खबर हमारी नज़र से गुजरी कि एक बाप ने अपने बेटे को नमाज ना पढ़ने पर कत्ल कर दिया। अब ये एक बहुत तशवीशनाक खबर है, इस पर हमने बात करनी है कि हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है, कि हम क्या किस हद तक जा सकते हैं दीनी अहकामात के हवाले से, और दूसरा इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या। तो इस चीज़ पर हमने बात करनी है आज। बिल्कुल। फिर इसके बाद जी हम वेलकम करेंगे, जाहिर है पिछले दिनों एक टीम वापस आई है पाकिस्तान, और वो टीम आई है तुर्की से। तुर्की में पाकिस्तानी टीम की वाह हुई। जाहिर है पाकिस्तानियों ने भी ये साबित किया कि तुर्कियों के हम कितने अच्छे दोस्त हैं, और हम पहुँचे मुश्किल वक्त में उनकी मदद करने के लिए। हमारी टीम ने भी सर धड़ की बाजी लगाई और वहाँ पर मलबे तले लोगों को बचाया, जाहिर है उनकी मदद की। तो उस टीम से जो पाकिस्तान वापस पहुँची है, उनको एक वेलकम देंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे वहाँ के उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे। कितना मुश्किल ये काम होता है किसी भी रेस्क्यू वर्कर के लिए, लोगों को ऐसी सिचुएशन में देखना जहाँ पर इतनी दर्द हो, तकलीफ़ हो, और उनको फिर उस मलबे के नीचे से निकालना। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, तो उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। ये है एजेंडा नंबर 2। अच्छा, इसके अलावा फिर बात होगी जी, भारत से तशरीफ़ लाए थे शायर मुफक्किर। तो खैर ये आपने हंसते हुए कहा है, बिल्कुल सही कहा है। ये मुफक्किर समझ रहे होते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को, लेकिन वो फ़िक्र करनी चाहिए कि उन्हें वो किस तरह की बातें करते हैं। जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक बहुत ही नामुनासिब बात की। उसके हवाले से पाकिस्तानी फ़नकार क्या कहते हैं और हमें किस तरह से डील करना चाहिए मुझे तो बड़ा ऐसे लोगों से, ऐसे इंसिडेंट से। मतलब उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी का भी एहसास नहीं किया। तो ये तो हमेशा ऐसे ही होता है।
हमेशा मतलब इसी हमारे तरह यहाँ तो वो मेहमान उनके थे, लेकिन- बयानात को मैं काफी अरसे से फॉलो कर रहा कर रहे हैं, करता हाँ, हूँ। हाँ, ये सिलसिला वो इस उनके तरह साथ की है, चीजें बिल्कुल। करते हैं, कभी कश्मीर के हवाले से कोई बात कर देते हैं, कभी कोई इस तरह, हालांकि इस्लाम के हवाले से भी बड़ी उनकी आई है कंट्रोवर्शियल वो तो स्टेटमेंट्स। हालांकि यही वो लोग हैं जो रो रहे थे कि जी हमें तो इंडिया में घर खरीदने की भी इजाज़त नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब ये है और फलाना ढिमकाना, और आज आप आके ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल इस पर ज़रा डिटेल में बात होगी और उनको हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी खाम ख्यालियाँ हैं वो आपकी खाम ख्यालियाँ ही हैं, और जो उस पे आप सिर्फ फिल्में ही कर रहे बनाएं। हैं, जो आप कर रहे हैं ना, ज़रा उसकी तरफ भी आंखें खोल कर देखें। तो बहरहाल ये भी हमने बात करनी है। फिर तालीम के शोबे की तरफ ज़रा आपको लेकर जाएंगे। एक बड़ा खुसूसी सेगमेंट हमने प्लान किया, और वो प्लान ये है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक तो तालीम की तरफ बजट बड़ा कम एलोकेट किया जाता है बजट्स में, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब एलोकेट कर दिया जाता है तो उस बजट में खुर्द-बुर्द बड़ी होती है। वो खुर्द-बुर्द करने का बेहतरीन तरीका हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। जिस तरह से होता है वो आपकी नज़र में वो पेश करेंगे कि गोस्ट स्कूल्स जो हैं मुल्क में किस तरह से काम करते हैं, कितने गोस्ट स्कूल्स हैं, अंदाज़ा हम तखमीना ही लगा सकते हैं, बहुत है वैसे। ये हम आपको बताएं, बिल्डिंग्स बनी हुई है खाली, हाँ, उसमें टीचर्स की तैनातियाँ भी हुई हुई हैं, टीचर तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन दफ्तर स्कूल नहीं जाते, बच्चे हैं उनकी एनरोलमेंट्स हुई हुई है, बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आते। अब इसमें खैर बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि वो बच्चे आते नहीं है, टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो गोस्ट स्कूल्स के हवाले से हमारे नुमाइंदगान के साथ हमारा एक खुसूसी सेगमेंट होगा। फिर उसके अलावा सियासत पर तो बात होगी, एक बहुत खास सियासतदान हमारे प्रोग्राम में आज शामिल होंगे, और सियासत के अलावा जिस चीज़ पर हमने बात करनी है वो है जी मंडे। तो मंडे म्यूजिकल होगा, और एक बहुत खास फनकार हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ म्यूजिक की भी बात हो जाएगी, कुछ गजल आई है, वैसे गजल आई है, बड़ी खूबसूरत गजल आई है। सुनते हैं वक्त आएगा तो सुनेंगे वो गजल क्या है और किसकी है। तो ये था जी हमारा आज का एजेंडा। अच्छा, इसके बाद जो है और क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग स्टोरीज बताएंगे हम आपको, और वो हमारा सेगमेंट है जी और क्या चल रहा है। तो और क्या चल रहा है हम आपको लेकर चलते हैं जी। सबसे पहले तो PSL के हवाले से आपको बताते हैं, PSL में मैचेस बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, लेकिन PSL में एक वाक़या जो पेश आया उसको अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूं कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट, बहुत बड़े राइटर, वो लिखते हैं कि उन्होंने घर में चोरी चकारी से बचने के लिए एक कुत्ता रखा। अब चंद ही दिन के बाद वो कुत्ता ही चोरी हो गया। ये भी होता है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का ये जो फ़िक्रा है, ये खबर पढ़कर मुझे याद आ गया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो PSL के हिफाजती इंतज़ामात के लिए नस्ब सिक्योरिटी कैमरे चोरी हो गए। ये सिक्योरिटी कैमरे थे और ये चोरी हो गए, और पुलिस के मुताबिक ये कुल तकरीबन 8 कैमरे थे जो कि चोरी हुए हैं, और उनकी मालियत लाखों रुपए है। और इसके अलावा स्टेडियम में जो है वो रोशनी के लिए रखे हुए जनरेटर्स थे, उनकी बैटरियाँ और CCTV जो कैमरे थे उनकी फाइबर केबल्स ये भी चोरी कर ली गई हैं। तो ये देखें, मतलब कैमरे भी चले गए, फाइबर केबल्स भी चले गई, बैटरियां भी चली गई, और गुलबर्ग थाना जो था वहाँ पर जो है वो कैमरा चोरी करने वाले मुलजिमान के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, और चोरों के फ़रार होने की जो CCTV फुटेज है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। पता चल गया है कि जी ये चोर फ़रार हुए हैं। अब फ़रार तो हो गए, लेकिन ज़ाहिर है फिर अब गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है, और ज़ाहिर है ये बहुत तशवीशनाक बात है। अच्छा, इससे पहले PSL पर होने वाले जो अखराजात थे उस पर भी बड़ा एक तनाज़ा चल रहा था। पंजाब हुकूमत, PCB, ये दोनों लड़ रहे थे। साहब की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर नजम सेठी साहब की बड़ी ट्वीट्स आई। खैर फाइनली नजम सेठी साहब ने मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने ट्वीट की कि भाई पंजाब हुकूमत जो है वो हमारे साथ अखराजात जो हैं उसको शेयर करने के लिए उसने हामी भर ली है। तो ये खुशउस्लूबी से तय पा जाएगा, मेरा ख्याल है खुशउस्लूबी से, इंतहाई खुशउस्लूबी से जिसे कहते हैं कि तय पा गया, वरना बहुत स्ट्रेस हो गया था। जो टीम्स फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी हमें तो जो पंजाब का सर्किट है वो मुकम्मल करना ही है, वहाँ जाकर खेलना ही है, और हुकूमत कह रही थी कि भाई अब ये तो मसला हो गया है। तो फिर खैर आखिरकार ये मामला जो है वो सेटल हुआ, और इसकी सेटलमेंट जो है वो बेहतर हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये थी पहली स्टोरी हमारी। अच्छा, पहली स्टोरी थी। अब इसके अलावा और क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं कि और ये चल रहा है कि डॉलर में फीस जमा कराएं, और हज के लिए कुरानंदाजी की शर्त से निजात पाएं। ताए मेरे मालिक, मेरे बाबूद, डॉलर 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 डॉलर। मुझे लगा आप दुआ करेंगे मुझे हज पे भेज। हज पे भेज तो दुआ हमेशा होती ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भी हमने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर दी कि अगर डॉलर में आप पेमेंट करेंगे, कुरानंदाजी से आप लोग बाहर हैं, डायरेक्ट आपका जो हज का सिलसिला है, फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह वो मंजूर हो जाएगी। अच्छा, हमें डॉलर की बहुत ज़रूरत है, तो अब हमने ये
साइंस निकाली है ना। हाँ, वेल थॉट आउट है वैसे, इतना बुरा नहीं है, इंटरेस्टिंग आइडिया है। अच्छा, इस साल का हज पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज हो सकता है, ये भी बात आ रही है। वजारत मजहबी उमूर जो है उन्होंने फैसला किया है कि सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा जो है वो डॉलर्स में रकम अदा करने वालों के लिए जो है वो मुख्तस होगा, जबकि रुपयों में जो पैसे जमा कराएंगे लोग तो उनको कुरानदाजी है वो कुरानदाजी से उनका कुर्रा निकाला जाएगा कि भाई देखें कि क्या ये हज पे जा सकते। अच्छा, अब हज के अखराजात जो है वो बैरून मुल्क से भेजे गए डॉलर्स में भी जमा कराए जा सकेंगे। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक और अहम जो है डेवलपमेंट है इस हवाले से। अच्छा, मजमूई तौर पर डॉलर जमा कराने वाले 22,400 से ज़ायद आज़मीन कुरानदाजी के बगैर हज कर लेंगे, ये फैसला हो चुका है। और ज़ाहिर है यही अनाउंसमेंट भी आई है वजारत मजहबी उमूर की जानिब से। बुनियादी तौर पर मकसद तो यही था ना कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम है तो चलो भाई डॉलर मंगाओ, बिल्कुल। अच्छा, उनका हुकूमत का कहना ये भी है कि एक तो ज़खायर कम है, उसकी वजह से वजारत ख़जाना ने हज के लिए 2 अरब डॉलर देने से माजरत कर ली थी। ये भी वहाँ से एक अनाउंसमेंट आई थी। डॉलर्स की कमी के बायस 50% हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। और हज के लेकिन ख्वाहिशमंद जो लोग हैं, अफराद हैं, उनके लिए एक बुरी खबर भी है। बिल्कुल। अच्छा, वो बुरी खबर तो ज़ाहिर है उसकी कीमत क्या है? अच्छा, बुरी खबरें मैं सुनाऊँ, ठीक है, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं हम क्या। बेसिकली होगा ये कि जी तकरीबन 13 लाख रुपए हज के अखराजात तकरीबन जो है वो हुकूमत सोच रही है कि 13 लाख रुपए, ये गवर्नमेंट हज की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाला जो है वो हमेशा उससे महंगा होता है, 20-20 तक जाएगा, मुझे लगता है 15-18 तक जी। तो ये 13 लाख रुपए का हज होगा और गवर्नमेंट का हज होगा। और जब देखें कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हो गई है, मैं जब गया था 2011 नहीं आई थिंक 8 या 9 में। और उस वक्त कितने का था सरकारी हज? हाँ, 2.25 लाख रुपए। अच्छा, 2.25 लाख से हम 13 लाख पर आ गए। अच्छा, हमने 2017 में हज किया था तकरीबन 6.5-7 का, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, लेकिन वो प्राइवेट था। आप प्राइवेट लोग हैं ना। और उस वक्त सरकारी हज जो था वो भी 3.5 तो ऐसा ही है। लेकिन अब जो गुज़िश्ता 2 सालों से जो इन्फ्लेशन हुई है उसके हवाले से वजारत मजहबी उमूर ने कुछ काम भी किया था। पिछले मरतबा भी सब्सिडाइज़ की थी बहुत सारी चीज़ें। अब इस मरतबा देखते हैं क्या होगा। अगर ये फैसला हुआ कि 13 लाख रुपए का हज होगा तो फिर ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज होगा। बिल्कुल। अच्छा, डॉलर्स की ज़ाहिर आप डॉलर चाहिए तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं। डॉलर कमाने का आइडिया क्या है आपके लिए? तो बहुत अहम आइडिया है, क्योंकि आपका तो शौक है कि आप उड़ती फिरें इस मुल्क से उस मुल्क और उस मुल्क से इस मुल्क, आपको तो टूरिज़्म का शौक है। तो सयाहत का शोबा जो है वो ज़ाहिर है कोविड की जो वबा है उसने बड़ा मुतासिर किया था सारी दुनिया में सयाहत के शोबे को, और उसके बाद सयाहत में तेज़ी तो आई है, लेकिन बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि हवाई जो सफ़र है उसके भारी अखराजात की वजह से ये शोबा मुकम्मल तौर पर अभी बहाल नहीं हो सका है। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि नए नए काम कर रहे हैं अपनी तरफ टूरिस्ट को खींचने के लिए। नया काम हम अभी बता रहे हैं ना लोगों को। ताइवान में ये काम हुआ है और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग तरीका है। ताइवान की हुकूमत, ताइवान जाना चाहती हैं आप? बता दें। कोई खास वैसे मेरा कोई दिल नहीं है ताइवान जाने का, कोई मोटिवेशन नहीं है वहाँ पर। मतलब जो ताइवान में बनता है सामान वो पाकिस्तान आ जाता है, हर चीज़ मेड इन ताइवान। लेने के लिए नहीं जाता इंसान, देखने घूमने फिरने के लिए भी ताइवान में कोई ऐसी मैंने कोई सुनी नहीं है कि ताइवान की फलां चीज़ या। ये आपके पास कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है? हाँ, वही कह रही हूँ, मेड इन ताइवान। सुनिए मेरी बात सुनिए, इसको इस्तेमाल करने का तरीका आता है आपको? हाँ, इस पर टाइपिंग करते हैं। इसमें एक चीज़ होती है गूगल। गूगल पे जाएं, उस पर लिखें व्हाट टू डू इन ताइवान या प्लेसेस टू सी इन ताइवान, तो जी आपको मिल जाएंगी टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन ताइवान। ये देखें, कर लें, शाबाश। मैं जब तक खबर बता देता हूँ आवाम को। तो ताइवान की हुकूमत ने क्या कहा है कि पहले 5 लाख सयाहों को फीकस $165 अदा किए जाएंगे। अगर आप जाएंगी ताइवान आपको $165, ये लो कैश, $165। और जो लोग ग्रुपों की सूरत में आ रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा पुरकशिश पैकेज जो है वो उसका ऐलान किया गया है। पहले 90,000 सयाहती ग्रुप्स में फ़ी ग्रुप $658 दिए जाएंगे। तो ये ग्रुप बना के अगर चलना है तो $658 की आमदनी है। अब ये रकम नकद नहीं मिलेगी, ये जरा देख बताएं। सुन रहे हैं आप? पीछे सुन रहे हैं ना? आप बताएं, ये चलना है, लिखें कितने लोग हैं, कितने लोग जाएंगे? एक मैं एक ऐसे फरमाइशें करना शुरू कर दिया, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। ये तो मैं उनसे पूछ रही हूँ। अच्छा, ठीक। ग्रुप में फायदा ज्यादा है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कैश नहीं मिलेगा, ये बेसिकली डिजिटल करेंसी की फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। डिजिटल करेंसी की फॉर्म में मिलेगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, रिहाइश के लिए, खाने के लिए। तो बुनियादी तौर पर ये उन्होंने आपको एक इंसेंटिव दिया। बेसिकली उन्होंने किया ये है कि हमारा पैसा हमारे ही मुल्क में आप इस्तेमाल करें। हमारी बिल्ली हमें ही में आओ।
नहीं, ये अलग साइड, अलग वो है वो। हमारा पैसा हमारी ही जेब में। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आजकल वैसे सियासतदानों के हवाले से कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि देखो हमारी ही बिल्ली थी, हम सही में आओ। हाँ। तो ये अच्छा, इस साल उनका टारगेट है कि 60 लाख सयाह मुल्क में आए, तो वो इस तादाद को 60 लाख जी 60 लाख 60 लाख पीपल, 6 मिलियन पीपल, और 2025 तक वो लोग चाहते हैं कि 1 करोड़ सयाह आ जाएं मुल्क में। तो ये बेसिकली उनका एक टारगेट है 2025 तक का। अच्छा, इससे पहले इस किस्म की पॉलिसी हांगकांग ने भी मेरा ख्याल है निकाली थी, आपको याद होगा। हमने देखी थी और चाइनीज एम्बेसी से हमने पूछने की जरा कोशिश की थी कि भाई क्या सिलसिला है, जरा बताएं। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उनका जवाब आया था, वो उनकी तरफ से भी ये था कि हांगकांग जो है वो आप हांगकांग जाएं। कोविड के बाद जाहिर है वो हांगकांग की या सारी दुनिया की जो टूरिज्म की एक इंडस्ट्री थी वो तो बड़ा उसको डेंट लगा था। तो उसके बाद उन्होंने किया ये कि आप लोग आएँ, हम आपका सारा खर्चा जो है वो उठाएंगे और हम ही आपको, कुछ इस किस्म की उनकी पॉलिसी थी जितना मुझे याद है, कि वो आपके अखराजात उठा रहे थे और बुला रहे थे आपको अपने मुल्क में। ज़ाहिर है फिर आप डॉलर लेके जा रहे थे उनके मुल्क में या जो भी करेंसी उनकी, और वहाँ पर स्पेंड नहीं तो पहिया चलना शुरू हो जाता। चलो जी, पहिया हम भी चलाते हैं अपने प्रोग्राम का। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में हमारे जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब वक्त हुआ है कि हमारी गुफ्तगू हो आपसे, गपशप लगे आपसे, और आप हमें बताएं कि नया प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, और कौन सी कैसा लग रहा है, कहाँ से शुरू होगा? अभी तो आगाज़ है, मतलब हम इतने दिनों बाद कैसे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके सही, मतलब कुछ खुशी हुई, अच्छा ही लगता हूँ मैं, मतलब ऐसी क्या बात है इसमें, कोई कहने वाली बात है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो अच्छा ही लग रहा होता हूँ। चले नाजरीन, आप फोन करें। अच्छा जी, फोन मैं आपको फोन नंबर बता देता हूं। नंबर जो है वो स्क्रीन पे जी, नंबर है जी हमारा 0512890592। याद करें ना, याद करें, यही नंबर है, याद करें 90592 28900592। जी, यही नंबर है मेरे भाइयों दोस्तों, 890 कंफर्म कर दो मुझे। 2890 592 2890 ठीक है जी, 051 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, और हमें बता सकते हैं कि आप मॉर्निंग शोज में हमारे प्रोग्राम में क्या क्या देखना चाहते हैं। उवैस चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी सलाम, क्या हाल है जी आप? बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, पहला कॉलर ही उवैस और एंकर भी उवैस, वाह 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 वाह, उवैसाना माहौल छाया हुआ है आज तो, और ये ऐसा ही होना चाहिए जी। उवैस भाई, हमारी खुशकिस्मती है कि आपने 92 पे पहला प्रोग्राम और उसमें पहली कॉल मेरी मिली है, तो ये मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है हमारी। अरे नहीं, कहाँ से बात कर रहे हैं हमारा? और आपको जो है जी बहुत बहुत मुबारक हो एक नए सफ़र का आपने आगाज़ किया है। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी कुछ सजेशन दूंगा। जिस तरह पहले जो प्रोग्राम करते थे वो भी ठीक था, कंटेंट आपका माशाल्लाह से अच्छा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस दफ़ा जो है ख़ासकर अदब को, फ़नून लतीफ़ा को, लिटरेचर को, इसको फ़रोग़ दें। बदकिस्मती से 80 की दहाई के बाद जो है हम एक चीज़ को बड़ा मिस करते हैं कि अब हमारे यहाँ वो मुशायरे नहीं होते, अदबी शख्सियात उस तरह से प्रोग्राम में उनका शिरकत नहीं होता, शायरी को फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा, अदब को, लिटरेचर को हमारी जो नई नस्ल है वो पढ़ नहीं रही, मतलब उनका कोई शगफ नहीं हो सर। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर कोई एक दिन ऐसा मुख्तस करें जिसमें कोई अदीब को बुलाएं, किसी शायर को बुलाएं, किसी मैं समझता हूँ फलसफी को बुलाएं, साथ आप स्टूडेंट्स को बुलाएं, ताकि उनको जो है तुमसे बड़ा अच्छा किस्म का सबक भी मिलेगा। दूसरे जो नौजवान शुआरा हैं वो अपना कलाम भी पेश करेंगे। तो मेरे ख्याल से जिस माशरे में अदब, फनून, लतीफ़ा फ़रोग़ पा रहा होता है, तो अदब, फनून, लतीफ़ा दो बड़ी अहम चीज़ें, और हमने इसीलिए अपने प्रोग्राम में आज देखे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का जिक्र कर भी दिया। बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त जी, उनका जिक्र कर भी दिया, और गज़ल के हवाले से भी शायरी और वो सब सिलसिला भी रखा हुआ है आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, थैंक यू जी। अच्छा, बुनियादी तौर पर होता यह है कि टेलीविज़न का जो काम है, जब हम देखते हैं कि जो गोल्डन डेज हमारे टेलीविज़न के थे, जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न पर दुनिया के नामवर तरीन लोग होते थे, मसलन मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, लेजेंड, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब बहुत ज़बरदस्त कमाल एंकरिंग करते थे, तारिक अजीज़ साहब, ज़ियामुद्दीन साहब, ये वो लोग थे जो कि अपने फ़न की मेराज पर पहुँचे हुए थे। और मतलब हम इसको यूँ ही कहें, जो मैंने पहले भी ये बात की थी कि पहले ये लोग आते थे, अब ये लोग आ रहे हैं,
तो ये तनज़्ज़ुली नहीं है तो क्या है? आप सोचें ना, मतलब कहाँ जा रहा है हमारा माशरा। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि इस मीडियम से कोई बेहतरी का काम लिया जाए, कोई पॉजिटिव काम लिया जाए। तो वो पॉजिटिव काम जो है वो जब तक हम नहीं करेंगे उस वक्त तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगी सोसाइटी। बिल्कुल। और अच्छा, न्यूज़ कास्टर्स के हवाले से लोग एक बड़ा ही हल्का सा वो रखते हैं ओपिनियन। वो ये कहते हैं कि न्यूज़ वाली तो पढ़ रही होती हैं ख़वातीन, तो वो क्या काम कर रही हैं? पढ़ ही रही हैं। ऐसा नहीं है। आप इशरत साहिबा को देखें, इशरत फातिमा साहिबा को, शाइस्ता जैद साहिबा, ये बड़े बड़े नाम थे जो न्यूज़ कास्टिंग इंडस्ट्री में भी हमारी जो है वो ऐसी ऐसी आवाज़, ऐसा ऐसा अंदाज़ इनका और ऐसा तरीक़ाकार कि हर चीज़, और इनकी बाकायदा प्रिपरेशन होती थी पहले। ये नहीं कि सामने प्रॉम्प्टर ही पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है स्क्रिप्ट एक होती है, वो जाहिर है वो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ाना की 500 खबरें याद रखें, दुनिया में क्या हुआ, हर एक का नाम, हर एक की तारीख, हर एक की जगह, लेकिन वो तो पढ़ना ही है। लेकिन उनकी प्रिपरेशन जाहिर है किस लफ्ज़ पर वो स्टोरी क्या है, उसका मिजाज क्या है, हर स्टोरी में डिफरेंट मिजाज है, किसी में डेथ की खबर है, किसी में खुशी की खबर है, तो हर चीज़ डिफरेंट। और ये तो हमारे न्यूज़ कास्टर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क को इतना इन्फॉर्म्ड रखा हुआ था इतने अरसे तक। और आज के भी जितने न्यूज़ कास्टर्स हैं वो जाहिर है एक अजीब सा प्रॉम्प्टर रीडिंग को एक बिलिटल किस्म का एक ओपिनियन दिया जाता है इसके हवाले से। लेकिन मैमूना साहिबा जी लाहौर से, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैमूना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैमूना साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बस हम क्या सुना ही रहे हैं, सुबह से बैठे यही तो सुना रहे हैं। मैं तो इधर सुनाने को तड़प गई। बस हम सुनी जा रहे हैं मैम, हम पहले भी आपको ये सुनते थे, सुनाने को अभी तड़पी आपको नहीं सुनते है, हैं। ये खरी खरी सुना देती हैं, फिर उसके बाद मैं मुंह छुपाता फिरता हूँ। जी बताइए जी, ब्रेकफास्ट शोज में क्या देखना चाहती हैं मैमूना साहिबा? सर वही जो पहले भी हम लोग आपका क्योंकि शो देखते रहे हैं और माशाल्लाह से आप लोगों का शो बहुत हिट रहा है। हम पहले भी आपको बहुत शौक से जो है वो शो देखते रहे हैं। अभी भी अगर आप वही चीज़ें जिसमें आप लोग डेली रूटीन्स की बात किया करते थे या फिर आप प्रेजेंट इश्यूज से लेकर आते थे, यूथ की बात किया करते थे और इस तरह की सारी चीज़ें, हम वही चीज़ें दोबारा देखना चाहेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। वो सब आज बिल्कुल इस प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड होगा। जाहिर है पाकिस्तान के यूथ को तो छोड़ नहीं सकते, खास हमारा सेगमेंट है 60% यूथ है। क्या है वो 60-65% हम बताते हैं ना पाकिस्तान का यूथ 30 और 35 साल से कम की। हाँ, अब वो कर क्या रहे हैं या हमें नहीं पता। बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं भाई, ये उनके हवाले से हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें वही बात है कि वो जो कहते हैं ना कारोबार के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कि कारोबार फले फूले, तो उसी तरह एक बच्चे के लिए, नौजवान के लिए भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि वो भी फले फूले, वो भी कुछ ग्रोथ की तरफ जाए, अपॉर्चुनिटीज उसके लिए क्रिएट हो। उस बेचारे एक अकेले आदमी ने क्या कर लेना है जब तक उसके साथ वो इंडस्ट्री का मामला ना जुड़ा हो, वो जाए यूनिवर्सिटी से निकल के। तो यूथ कर रही है बहुत कुछ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अहमद साहब है जी हमारे साथ कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ऑफिस में थे और नाश्ता कर रहे थे तो आपका शो ट्यून इन हुआ। अच्छा, क्या खा रहे थे सर नाश्ते में, ये बताएं। वही जो यूजुअल होता है, अंडा और पराठा, चाय, अंडा पराठा। तो ब्रेकफास्ट तो पाकिस्तानियों का यही होता है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बताएं कि ब्रेकफास्ट शो में क्या देखना चाहेंगे? वहाँ तो आपने अंडा पराठा फिक्स कर लिया है, शो में क्या फिक्स करवाना चाहेंगे? सर आई बीन वॉचिंग यू गाइज सिंस जब आप लोग हम में थे, और वहाँ पर भी आप लोगों का कंटेंट बहुत लिट था। और यहाँ पर भी ये चीज़ है कि मोस्टली ये जो टाइम स्लॉट होता है ये फैमिलीज का और जो खवातीन होती हैं उनका होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जो दिन का आगाज़ होता है अगर वो पॉजिटिविटी के साथ किया जाए ना तो इट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल, और जो ऑडियंस है उनके लिए भी। बिल्कुल ठीक है सर। एक ज़माने में खवातीन के लिए हुआ करता था, ये ट्रेंड भी बदलना है कि सिर्फ खवातीन ही नहीं मॉर्निंग शो देखती है। मॉर्निंग शो को भी बहुत निचले दर्जे का शो समझा जाता था और खवातीन को भी दिमागी तौर पे और इंटेलिजेंस के लेवल पे मर्दों से हमेशा नीचे ही रखा गया है। जबकि ऐसा है नहीं। तो वो चीज़ हमने बदली है, हमने भी बदलने की कोशिश की है। जाहिर है हमें एनवायरनमेंट ऐसी मिली कि हमने बदल सके, और यहाँ पर भी हमारी कोशिश है कि इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कॉल्स जो हैं या कॉलर्स वो ज़्यादातर मर्द होते हैं। खवातीन तो इक्का दुक्का शाज़ो नादिर ही कॉल्स हमें करती थी, तो मर्द ज़रा ज़्यादा करते थे। तो मर्द रात आर एंजॉइंग आवर खवातीन काम कर रही होंगी ना, काम कर रही हैं, मर्द जो है वो टीवी देख रहे हैं। ज़माना बदल गया, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना लेना। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम हम करेंगे नाजरीन। ये तो कॉलर्स थे हमारे। अब ज़रा हम बात करते हैं, हमारे एजेंडा की तरफ हम जाते हैं, और हमने बात करनी है जी एक अहम ख़बर जो कि हमारी नज़रों से गुजरी। और वो नज़रों से गुजरने वाली ख़बर क्या थी कि बुनियादी तौर पर वालिदैन की अगर हम बात करें, औलाद के रिश्ते की बात करें, तो उसमें एक तरफ होती है मोहब्बत और एक तरफ होता है एहतराम। और इन दोनों चीज़ों का मामला होता है कि हम इस रिलेशनशिप को ऐसे लेकर जाएं। अब उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे वाक़यात मंजर आम पर आते हैं कि जिनमें इस रिश्ते का यूँ कह लीजिए कि खून ही कर दिया जाता है। और गुज़िश्ता दिनों
कराची से एक ख़बर आई और कराची में एक बाप ने अपने बेटे को नमाज फ़जर के लिए ना उठने पर कत्ल कर दिया। हाजी सईद नामी ये शख्स थे। सुबह की नमाज़ पढ़कर जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनका जो 24 साला बेटा है वो सो रहा है और उसको देखकर बाप जो है वो तैश में आ गया। उसने हथौड़ा उठाया, बेटे को कत्ल कर दिया। और ये बहुत ही एक तशवीशनाक वाक़या है कि हम कैसे अपने मज़हब के हवाले से किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, औलाद हो या कोई भी हो, आप एक्सट्रीमिज्म तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया है कि उनका तरीका था एक्सट्रीमिज्म बाकी पराए लोगों के खिलाफ तो करते हैं ना, वो तो हमारे मुआशरे में या कहीं भी दुनिया में देखने में आता है कि भाई किसी पे गुस्सा आ गया, आपने हाथ चला दिया। अपनी औलाद के साथ तो इस किस्म का मामला नहीं करते। इससे पहले भी एक वाकया पेश आया था फैसलाबाद में, फरवरी 2021 में ये वाकया था। बिल्कुल। और उस वक्त एक बेटे ने अपने 50 साला बाप को नमाज फजर अदा ना करने पर सर पर ईंट मारकर मुबैना तौर पर कहा गया उस वक्त कि कत्ल कर दिया था। और ये भी एक वाकया फिर सामने आया। फिर इसके अलावा एक पिछले साल एक बाप ने अपने 12 साला बेटे को होमवर्क ना करने पर जिंदा जला दिया, आग लगा दी थी। बिल्कुल, ये भी वाकया था। अच्छा, ये फिर साइकोलॉजिकल भी इश्यूज इसके अंदर होते हैं। बिल्कुल, एग्रेशन। दोनों एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि ये मामला क्या है। क्या मज़हब हमें इस हवाले से ऐसी कोई जो है वो बातें सिखाता है कि जिसमें हम नमाज की तरफ राग़िब भी कर सकें और उसको प्यार मोहब्बत से कर सकें, और फिर इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हम देखेंगे। अच्छा, एक और वाकया भी बता दें, डिटेल्स हम सारी बता दें कि मार्च 2022 में एक नौजवान ने अपनी 7 दिन की बेटी को गोली मार दी थी क्योंकि वो बेटे का ख्वाहिशमंद था, उसको बेटी नहीं चाहिए थी, उसके यहाँ बेटी पैदा तवील फहरिस्त है इस तरह के वाक़यात। आप देखें कि जब इंसान अपनी औलाद पर भी इस तरह के जुल्म करता है। हमारे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर और एंकर पर्सन जनाब जुनैद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे आज के पहले प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और मेरी बड़ी नेक तमन्नाएं, दिली दुआएं आपके साथ, आप दोनों के साथ। और मैं इस तमन्ना का इजहार बबांगे दोहल करना चाहता हूँ, इस तरह से आप दीगर चैनल्स के उफ़क़ के ऊपर चमकते रहे सितारों की तरह, आप 92 के उफ़क़ पे भी इसी अंदाज से सितारों की मानंद चमकते रहे। बहुत शुक्रिया सर। और जाहिर है आपने थोड़ा हमारी चमक के बारे में बात की, आपकी चमक के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे कि आप भी चमकते रहें और आप भी मुआशरे में तामीरी, जब हम कहते हैं तामीरी प्रोग्राम्स करने का एक सिलसिला करते रहे और लोगों को इल्म के मोती जो हैं वो उनमें बांटते रहे। तो अल्लाह ताला आपको भी मजीद तरक्की दे और बरकत डाले आपके भी इस इल्म में। सर, सब्जेक्ट पर आते हैं। ये वाकया आपके सामने है, खबर आपके सामने है, बाप ने बेटे को मार दिया। ये मसला था कि जी फजर की नमाज पढ़कर जब वो वापस आया तो बेटा सो रहा था और उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। अब हमारा दीन जो है वो नमाज की तरफ राग़िब करने के हवाले से क्या कहता है, और इस तरह का जो मामलात आते हैं कि जब इंसान एक एक्सट्रीम पर चले जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कहती हैं? देखिए, बहुत कैटेगोरिकल है, लेकिन इससे पहले वो 2 मिसरे कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अभी जो शिफा ने बात की ना, वो बुनियादी तौर पे वो बड़ी रेलेवेंट बात है कि 2021 में भी ऐसा वाक़या हुआ था फैसलाबाद में, चिश्तिया टाउन का वाक़या था, जिसमें शहबाज नामी एक लड़के ने जो है अपने 50 साला बाप मुबश्शिर रज़ा को जो इसी वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली ये दोनों कितनी मुमासलत है केसेस में कि वहाँ बेटे ने अपने बाप को फजर न पढ़ने की वजह से जो है वो मार दिया। और यहाँ कराची का जो वाक़या हुआ है हाजी सईद का, उसने अपने बेटे सुहेल को जो है फजर न पढ़ने की वजह से मार दिया। जहन में रखिएगा, दीन इस्लाम जो है ना बड़ा कैटेगोरिकल है इस हवाले से, यानी दीन इस्लाम में किसी किस्म की इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की, रुज्जत पसंदी की कोई गुंजाइश कतन नहीं है, कतन नहीं। ये जो वाक़यात दोनों मैंने आपको बतलाए या जो इस तरह के वाक़यात सोसाइटी में होते रहते हैं, ये बुनियादी तौर पे अगर आप इसको एक एंगल से देखें तो ये इंतहाई जुल्म है, ये जबर है, ये दरिंदगी है, ये सफाकियत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक दीन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना कुरान की ये तालीमात है, ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, ना माशरा इस बात की इजाज़त देता है। इवन अगर आप इंसानियत के पेडिस्टल पर भी जाकर देखें तो वहाँ भी आपको इस बात की कतन इजाज़त नहीं मिलती है। तो पहले तो ये जहन में होना चाहिए साहब कि इसका दीन से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है इस मसले को, ख़ास तौर पे जब मैं इस न्यूज़ को देख रहा था तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस ख़बर को जो वो उठाया हुआ था। और वो जो ख़बर बनी हुई थी वो ये बनी हुई थी कि पाकिस्तानी मुस्लिम, यानी देखिए ना, आप बुनियादी तौर पे इस बात को समझें कि वो जो लाइन बनती है, जो सुपर लीड बनती है, वो क्या बनती है कि एक पाकिस्तानी मुसलमान ने ऐसा कर दिया, जबकि दीन इस्लाम जो है इस किस्म की कोई तालीमात नहीं देता। मामला ये है कि हम इसको अगर इस दूसरे एंगल से भी देखें, मैं इसके अंदर बहुत से और भी मामलात देखता हूँ, जैसा कि आपको शायद इल्म में हो। मैंने जब इसकी थोड़ी सी तहकीक की तो पता ही चला कि हाजी जो साहब हैं, हाजी सईद साहब, उनकी 2 शादियाँ बुनियादी तौर पे हुई हैं, और ये जो पहली बीवी थी इससे ये लड़का था 24 साल। अच्छा।
देखिए ये उवैस भाई, शिफा ज़रा से बात को समझिएगा कि ये बुनियादी तौर पे 24 साल का नौजवान था, 24 साल का एक अरसा गुजरा है। यानी 7 साल की उम्र में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस का हमें मफहूम मिलता है कि नमाज की तरगीब दिलाओ। 10 साल में जो है वो मार कर नमाज, यानी अगर वो नहीं पढ़ता, अब ये मानने का जो मफहूम है या इसकी जो तशरीह है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। ये एक डिटेल है पूरी, यानी तशद्दुद से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तशद्दुद पे नहीं उभारा है। यानी ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता आप उसको मारना पीटना शुरू कर दें, आप उसका मुंह तोड़ दें, उसके ऊपर जुल्म सितम करें, उसके ऊपर जो है पथराव करना शुरू कर दें, उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू कर दें या छुरी लेके खड़े हो जाएं उसके खिलाफ। ये सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है। उसको तादीबी अंदाज से समझाना है। ये जो 10 साल की बुनियादी तौर पर उम्र है ना, ये अगर आप मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि आज मॉडर्न साइकोलॉजी में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि 10 साल की उम्र वो है कि जिसमें बच्चे का पौधा जो है बुनियादी तौर पे तैयार हो जाया करता है। यानी आप 10 साल की उम्र तक बच्चे को जो भी जिस तरह से भी उसकी आबियारी करते हैं, उसकी जहनी बूदोबाश करते हैं, उसकी नशोनुमा करते हैं, 10 साल के अंदर जाके वो खड़ा होता है बुनियादी तौर पे। 7 साल की उम्र में बच्चा शऊर की मंजिल पे पहला कदम रखता है और 10 साल में यूँ कह लीजिए कि वो पौधा जो है वो अपनी जगह बना लेता है और फिर उसके बाद उसकी आप आबियारी करते रहें तो वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। हम ये चाहते हैं बुनियादी तौर पर कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, तो आप भी झूठ ना बोलें। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुनाफकत ना करे, तो जहन में रखिए कि आपको भी मुनाफकत से दूर रहना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा दयानतदार हो, तो आपको भी दयानतदारी करनी पड़ेगी। आपका बच्चा अगर आप चाहते हैं कि अमानतदार हो, तो आपको भी अमानतदारी करनी पड़ेगी। 24 साल का एक नौजवान जिसको उसका बाप मार देता है, इसका मतलब ये कि देखना ये होगा कि इस केस के अंदर बहुत सुकम है। ये सिर्फ नमाज का मसला नहीं था, ये वो प्लांटेशन है या वो आबियारी है जो सही तौर से बच्चे की नहीं गई थी। अच्छा, फिर इसको आप दूसरे अंदाज से भी ज़रा देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर का भी मसला है। देखिए, माशरे के अंदर इंतहा पसंदी जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माशरे के अंदर शिद्दत पसंदी बहुत बढ़ चुकी है। माशरे के अंदर जो है रुज्जत पसंदी बहुत बढ़ चुकी है। बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा नमाजी हो, बच्चे को आप नमाज अदा करके दिखाएं। बच्चा बेसिकली बचपन में वो करता है जो आप करते हैं, बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं। 10 साल के बाद, यानी किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि 10 साल तक आप बच्चे के गुलाम बन जाइए, 10 साल के बाद बच्चा आपका गुलाम बन जाएगा। यानी आप बुनियादी तौर पे 10 साल तक बच्चे को ये करके बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे आप करेंगे, यानी जो आपका पोस्चर है, जो आपका अटायर है, जो आपकी यूँ कह लीजिए अपीयरेंस है, जो आप लेन देन करते हैं, जो आप सच झूठ करते हैं, आप बच्चे की एक कोरी स्लेट के ऊपर वो सब कुछ तहरीरें लिख रहे होते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद या तो उसके मनफी असरात आपको नजर आते हैं या उसके मुस्बत असरात नजर आते हैं। तो मुझे ये लगता है उवैस भाई, मुझे लगता है शिफा की बुनियादी अच्छा जुनैद भाई, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हमने एक और मिसाल भी देखी कि एक कराची में ही एक मस्जिद की तरफ से और कुछ दोस्तों की तरफ से ये सिलसिला किया गया कि वो बच्चे जो 40 दिन तक मुसलसल फजर की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, उन्हें वो गिफ्ट्स देते हैं और वो गिफ्ट में साइकिल देते हैं। इचरा की भी है ये, लाहौर की भी, हाँ बिल्कुल, कराची में भी हुआ, अब लाहौर में भी हुआ। अब ये रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, बच्चों में एक तरगीबी तरीके से उनको नमाज की तरफ माइल करने की कोशिश की गई। और अल्लाह ताला ने भी, हम देखते हैं कि कुरान में यही तरीका इख्तियार किया है कि जी जब आप अच्छे काम करेंगे तो जन्नत आपके मुंतज़िर है, नवाजा जाएगा आपको, वो जो सारी डिस्क्रिप्शन दे दी, और जब आप बुरे काम करेंगे तो दोज़ख का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो ये जो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, इसके हवाले से भी कोई हदीस, कोई मिसाल अगर आप हमारे सामने पेश कर सकें जो एक रिवायत मेरे ज़हन में आपके सवाल पे रेलेवेंट हो। आपके सवाल पे मेरे ज़हन में एक रिवायत आ रही है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमाते तो आपने बच्चों को फरमाया कि जो मेरे पास दौड़ के सबसे पहले आएगा मैं उसको ये इनाम जो है वो दूंगा। और इसी तरह से हुआ कि वो बच्चे जो है वो दौड़ते थे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पुश्ते मुबारक पे आता था, कोई उनकी गोद में आता था और सरकार अलैहिस्सलाम अपने अपने अंदाज से उनको अता करते थे। तो ये तो जाहिर है, देखिए तरगीब के पहलू के एतबार से तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को तरगीब दिलाएं। आप बच्चों को ये बताइए कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है। देखिए, सिगमंड फ्राइड जो है, जिसको 19वीं सदी का बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात कहा जाता है, और लोग जो है वो ख़ास तौर पे उसको कोट करते हैं कि उसके जो एक मकतबा फ़िक्र है ख़ास तौर पे, वो साइको एनालिसिस के हवाले से जो है उसको उसका बानी कहा जाता है। उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि जब बच्चे की नफ्सियात है वो कहाँ से पता है आपको जन्म लेती है, वो माँ के पेट से बुनियादी तौर पर जन्म लेती है। यानी माँ के जो अतवार हैं, माँ के जो तौर तरीक़े हैं, वो असर डालते हैं बच्चे के ऊपर। अच्छा, अब आप इस बात को यहाँ रोकिए। सिगमंड फ्राइड मेरे लिए जो है बहुत बड़ी दलील नहीं है। मेरे लिए दलील बुनियादी तौर पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अब आप देखिए दीन इस्लाम क्या बता रहा है। दीन इस्लाम ये बता रहा है कि हलाल लुक़मा सबसे पहले अपने घर में लेकर आओ। यानी इसका मतलब ये है कि जो पहला असर है
बिल वास्ता या बिला वास्ता आपकी औलाद के ऊपर हलाल या हराम लुक़्मे का आएगा। दूसरा ये कि जब आपका बच्चा आपकी ज़ौजा के पेट में होता है उस वक्त वो जो कुछ भी करती है बुनियादी उसके मुस्बत या मनफी असरात उसके साथ होते हैं। इसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश के बाद जो पहला हक़ है वो क्या है कि आप उसके कान में अजान देते हैं, उसके कान में इकामत देते हैं, उसको ये बतलाते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से है। फिर आप आ जाइए, एक तसलसल है कि जो दीन इस्लाम ने आपको बतलाया है। तो दीन इस्लाम तो बच्चे की पैदाइश से पहले ये बतलाता है कि बच्चे के जो हुकूक है उसको आपने पूरा करना है। हमारे यहाँ किसी बात की एक्चुअली कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 20 साल के बाद हमारी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, एकदम हमारी आंखें खुलती हैं कि हमारा बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया है। अचानक से क्या हो गया भाई? अचानक से क्या हो गया? डिस्ट्रैक्ट क्यों हो गया? यानी आप देखिए ना, मुझे एक बात बताइए, ये जो लाहौर में अमेरिकन स्कूल में वाक़या हुआ है, जो बच्ची एक कर्रो फर में, गुरूर में, तकब्बुर में, या यूँ कह लीजिए कि अपनी ताकत की वजह से, अपने जाम की वजह से, अपने पैसे की वजह से वो एक बच्ची को पीटती हुई नज़र आ रही है, उनके वालिदैन को ये मालूम ही नहीं था कि इस बच्ची के नंबर्स क्यों कम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंदाज से बच्ची की तरबियत होनी चाहिए थी, जिस अंदाज से बच्ची पर निगाह रखी जानी चाहिए थी, उस अंदाज से रखी नहीं गई। नतीजा ये निकला कि एक खास वक्त के बाद माँ बाप की आंखें। अच्छा, मजे की बात है जुनैद भाई, एक चीज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिर हम करते क्या है, अचानक से हमें एहसास होता है कि हमारे बेटे में तो या बेटी में तो कोई ये प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि वो फौरन सही हो जाए। हम उसके लिए करते क्या है? हम जाते हैं अचानक से साइकोलॉजिस्ट के पास, अचानक से हम जाते हैं मौलवी साहब के पास, अचानक से हम जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के पास और उससे कहते हैं भाई तुम कोई ऐसी जादू की छड़ी चलाओ कि कल से ये सही हो जाए। तो ये ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि हमारा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मसला क्या है हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के हाथ में 1.5 बरस के बाद तो ये मोबाइल फ़ोन होता है, ये एटम बॉम्ब हम बच्चे के हाथ में दे देते हैं। माँ जो है वो लगी हुई होती है टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर या अपनी स्क्रीन के ऊपर या अपने टैबलेट के ऊपर, और बच्चा जो है वो डूडू डाडा कर रहा होता है इसके ऊपर। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप बच्चों को जो बुनियादी तौर पे दे रहे होते हैं ना, बच्चा वही, उसका इंटेक क्या है? उसका इंटेक बेसिकली वो आपको देख रहा है कि मेरे माँ बाप कर क्या रहे हैं। आप जो कर रहे होते हैं वो सीख रहा होता है, उसकी प्लांटेशन ऐसे हो रही होती है। अच्छा, एक कोरी स्लेट है, जो आप लिखना चाहेंगे वो लिख के चले जाइए साहब उसके ऊपर। माँ बाप जो हैं वो बच्चों को जिस वक्त तवज्जो देनी चाहिए उस वक्त तवज्जो देते नहीं हैं। जब तवज्जो देने का वक्त गुजर जाता है और जिस वक्त आप चाहते हैं कि उनसे रिटर्न आए, उससे आप जो नतीजा चाहते हैं, तो नतीजा वो बुनियादी तौर पे आता ही नहीं है जो नतीजा आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो गलती माँ बाप की है। आप अपने बच्चे को अपना लम्स दीजिए, आप अपने बच्चे को अपना किरदार दीजिए, आप अपने बच्चे को अपनी नज़र दीजिए, आप अपने बच्चे पे तवज्जो दीजिए, आप वक्त दीजिए। जब आप उसकी प्लांटेशन मोहब्बत के साथ करेंगे, जब आप उसकी आबियारी उल्फत के साथ करेंगे, जब आप उसे अपना लम्स देंगे, जब आप उसकी बात सुनेंगे, जब आप उसको पहला लफ्ज़ अल्लाह का सिखाएंगे। हमारे यहाँ पहला लफ्ज़ क्या सिखाया जाता है लोगों को? आप देखिए ना, बच्चों के साथ क्या किया जाता है। इतनी ज्यादती है कि हमारे यहाँ पहला लफ्ज़ जो है वो अल्लाह का सिखाया ही नहीं जाता। भाई, जब अल्लाह नहीं सिखाएंगे तो अल्लाह सुनेंगे कहाँ से? जब आप नमाज पढ़ते हुए आपका बच्चा आपको देखेगा नहीं तो फिर नमाज वो अदा कैसे करेगा? जो आप करेंगे, अल्लाह उनके बसना तो उधर से ही शुरू होता है। जी, असल बात ही, असल बात जो इनपुट डालेंगे आप अपने बच्चे के जहन में, उसी चीज की आउटकम निकलेगी। फिर बाद में आप गिला शिकवा नहीं कर सकते। और बेहतरीन बात जुनैद साहब ने जो की वो यही की कि जो बच्चा देखेगा तो आपको फॉलो करेगा। बच्चा हर चीज इमिटेट करता है। बच्चा माँ की हील के जूते पहनकर उसमें चलने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अपनी माँ अच्छी लगती है। बच्चा बाप की तरह वर्दी पहनकर कोशिश करता है कि मैं फौजी बन जाऊँ। तो वो हर चीज जो देख रहा होता है वो उसके अंदर उसको शौक पैदा होता है उसको फॉलो करने का। तो जब तक आप उसको अपनी दीन की रगबत नहीं दिखाएंगे तो उसकी दीन की रगबत कैसे होगी? बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जुनैद साहब, आपने वक्त निकाला। अहम बात, बहुत अहम टॉपिक, और थोड़ी सी सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करें। ये अदरवाइज भी हमारे मुआशरे में हम देखते हैं, भारत की मिसालें इसीलिए देते हैं कि भारत में इस कदर अदम बर्दाश्त है कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं, बेगुनाह एक दूसरे को मारा जा रहा है। हमें वो मुल्क नहीं बनना, ये याद रखें। आपके पास वो एग्जाम्पल है, आपको अल्लाह ने बनाया है, आपको मुल्क दिया है, आपके पास ये एग्जाम्पल है कि आपने क्या नहीं बनना। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के जो एक्सट्रीमिज़म है उससे बचाए और हमें दीन पर, नमाज पर, दीन की तमाम तालीमात पर अमल करने वाला बनाए और लोगों को मोहब्बत से दीन की तरफ बुलाने वाला बनाए। नाजरीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। पिछले कुछ दिन पहले हुआ यूं कि भारत के नामवर शायर और अदीब जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। फेस्टिवल में उन्होंने शिरकत की और उसी फेस्टिवल में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ गैर नामुनासिब और भरपूर सियासी किस्म के बयानात दिए और उनसे लोगों को भी, पाकिस्तान की कौम को भी बड़ी तशवीश की एक लहर हम में दौड़ गई। उनको भी, लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, उन लोगों के दिल दुखे, लोगों की उन्होंने बड़ा उन पर क्रिटिसाइज़ किया और लोगों ने ये कहा कि हम तो चले मेहमान थे वो हमारे, हम उस तरह से उनको टोक नहीं सके, उस तरह से उनसे बात नहीं कर सके, कुछ सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सके, ज़ाहिर है वो हमारे मेहमान थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बड़ी अजीब सी बात है और इस पर लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उस फेस्टिवल में उस वक्त, उन्होंने तालियां बजा दी। इससे लोगों की मज़ीद जो है इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई पाकिस्तान में। इस हवाले से हम बात करेंगे जी। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर हिदायतकार और अदाकार जनाब उस्मान पीरज़ादा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो हम अगर इस वाक़े पर बात करना चाहें, आपका अपना जो टेक है वो इस वाक़े पर क्या है? जो जावेद साहब ने बात की कि पाकिस्तान में तो कभी लता का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, एक तो एस्पेक्ट ये था, दूसरा फिर उन्होंने टेररिज्म के हवाले से भी बात की। तो अगर लता का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी सिंगर है, हम सब जानते मानते हैं उनको, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फनकार आते रहते हैं पाकिस्तान में। आपका भी अपना वो थिएटर फेस्टिवल जो होता है उसके अंदर कई फनकार आए हैं भारत के बड़े नामवर। तो ये क्या फैक्ट चेक उनके पास नहीं था, कोई कमी थी, या उन्होंने ये कुछ कह दिया और फिर उनका मकसद कुछ और था? देखिए, भारत से हमने लता मंगेशकर साहब को इनवाइट क्यों नहीं किया? महान अदाकारा हैं, सिंगर हैं, शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट। आई विश वी हैड इनवाइटेड हर ओवर टू पाकिस्तान बिकॉज उनके चाहने वाले पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन कभी उनकी बड़ी दीदी नूरजहान को भी तो हिंदुस्तान में परफॉर्मेंस के लिए नहीं इनवाइट किया गया। वो सिर्फ एक दफ़ा विज़िट करने गई थी अपने अहबाब से मिलने, अपने पुराने दोस्तों से मिलने, लेकिन नूरजहान को कभी आपने इनवाइट नहीं किया फॉर अ परफॉर्मेंस इन इंडिया। अब मसला ये है कि फेस्टिवल्स जो होते हैं वो रंजिशें दूर करने के लिए होते हैं। फेस्टिवल्स जो हैं वो गुस्से को ख़त्म करने के लिए होते हैं। फेस्टिवल्स जो हैं जब आपको रियल चीज़ें नहीं पता उनको अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। फेस्टिवल्स में लोग आके मोहब्बत बांटते हैं। फेस्टिवल में लोग आकर अपने आइडियाज़ और अपने कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। फेस्टिवल्स जो हैं वो गुस्से के लिए नहीं हैं, अपने आप को अनलोड करने के लिए नहीं है कि आप आके गुस्से में भरे हुए आएँ और आप आके, भाई आपको इनवाइट किया है पाकिस्तान, आपको इज़्ज़त बख्श रहे हैं, आप आइए, यू आर मोर देन वेलकम, बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक यहाँ पे आकर हमारे मुल्क में हमारी बैशिंग ना आप शुरू कर दें। दैट इज़ नॉट राइट। और वो भी उन ज़ावियों से आप बात करना शुरू कर दें जिनका आपको इल्म नहीं प्रॉपरली, वो चीज़ें जो आपको शायद फीड की गई हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट, दैट्स नॉट राइट। बिकॉज़ हिंदुस्तान में बहुत उम्दा, बड़े बड़े अच्छे प्यारे आर्टिस्ट हैं और वो हमारे नेबर हैं। वी वुड लाइक टू बी देयर फ्रेंड्स, वी वुड लाइक टू एंजॉय ईच अदर, वी वुड लव देम टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय आवर वर्क। बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, ये भी बताइए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस किस्म के बयानात, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो मुसलमान आर्टिस्ट हैं या जो मुसलमान हैं, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको इस किस्म के बयानात देने पर वो मजबूर भी हो जाते हैं जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं। क्या आपको इन बयानात में इनके कोई मजबूरी वाला अंसर भी नज़र आता है, या ये दिस इज़ समथिंग दैट वाज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम हिम? I can't unfortunately comment on that because I have not experienced that. लोग कहते हैं, बात सुनी है कि हाँ जी वो जब आएंगे, मुसलमान आर्टिस्ट पाकिस्तान आता है तो जब वो वापस जाता है तो उसके ऊपर वो होता है कुछ, लेकिन आई डोंट नो, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर ये लेट्स प्रिज्यूम अगर ये होता भी है, ये होना नहीं चाहिए। बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दैट फेस्टिवल जो है, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, फेस्टिवल्स पे गया हूँ, वो सारे फेस्टिवल्स दुनिया के एक दूसरे को इकट्ठा करने के लिए होते हैं। दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी नफ़रतें हैं, बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारी जंग व जदल है। आर्टिस्ट का काम उसको हवा देना नहीं है, आर्टिस्ट का काम उसको चमगोइयाँ करके उसको आगे बढ़ाना नहीं है। आर्टिस्ट का काम है कि उसको डिज़ोल्व करे।
That's what I believe. I don't know about other people, but this is exactly what I believe. और हम जब हिंदुस्तान जाते हैं परफॉर्म करने, हम जाके उधर इंडियन बैशिंग नहीं शुरू कर देते। हम वहाँ पे एंजॉय करते हैं, उनके आर्टिस्ट को एंजॉय करते हैं, उनके आर्ट को एंजॉय करते हैं, जिस तरह वो हमारी चीज़ों को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि हम ज़ुबान हैं, हम खित्ते के अंदर एक ही ज़ुबान कई जगहों पे चलती है। जिस तरह पंजाब में, हम पंजाब के हवाले से हम एक फेस्टिवल 17 साल किया अमृतसर में, और वो फेस्टिवल क्यों किया, सांझ रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप पर वहाँ की मनवीन संधू साहिबा और डॉक्टर संधू, दे वर द पिलर्स ऑफ दैट फेस्टिवल। ये फेस्टिवल इसलिए किया गया कि जो हम ज़ुबान पंजाबी बॉर्डर के दोनों तरफ बोलते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसकी पोइट्री को, उसके ड्रामे को, उसके कल्चर को, इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाए। सो दैट्स व्हाई दैट फेस्टिवल वाज रन, एंड 17 साल उसको चलाया। अनफॉर्चुनेटली we're not running it anymore, but that basically that was a festival of friendship, festival of peace, festival of understanding and loving each other. बिल्कुल जी, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फेस्टिवल जो है वो मोहब्बत बढ़ाने के लिए और बांटने के लिए होते हैं। मतलब और आर्टिस्ट खुद भी बेहतरीन मिसाल है और सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं खुद भी भारत गया हूँ थिएटर परफॉर्म करने के लिए, बड़े अच्छी पजीराई, बड़े अच्छे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनसे अभी भी ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा आवाम रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जब फ़नकारों में ये चीज़ आ जाए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, मैं सर आवाम की एक बात पूछना चाहूँगा, हमारे भी बहुत सारे लोग तालियाँ बजा रहे थे इन बातों पर, तो ये क्या हम ज़्यादा मरूब हो गए हैं उनसे? हाँ, देखिए, आई डोंट नो लोग किस तरह करते हैं। मैं खाने पे गया था फेस्टिवल के लिए, वो खाना दिया गया था ज़ाहिर है, जिसमें अख्तर साहब भी थे, जावेद अख्तर साहब भी थे। मेरी मुलाकात तो नहीं वहाँ पे हो पाई, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से हाँ कई लोग उनके पैरों में फड़फड़ा रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। बिल्कुल उनके पैरों में बैठ के ज़मीन पे उनके हाथ चूम रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। ये आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड इट्स नॉट राइट। यू नो, अफसोस हो रहा था मुझे देख के उन लोगों को। आई नो दैम, खैर उनका नाम नहीं लेना चाहिए, छोड़िए इस बात को। बट इतनी इज्जत जहाँ पे आपको मिल रही हो, इतना आपको बुलाया है, आपको टिकट भेजा है, आपको होटल में ठहराया, आपको एक फ़ोरम दिया है कि आप उस फोरम पे बैठकर बात करें लोगों से, तो आपको टेंशन ख़त्म करनी चाहिए भाई। आप हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हर वक्त टेंशन रहती है। आर्टिस्ट का काम इस टेंशन को डिज़ोल्व करना है, इस टेंशन को बढ़ाना नहीं है। अब उधर आग लगा के चले गए कि दंदनाते फिर रहे हैं, ये सब चीज़ें कह गए हैं। भाई आपको किस तरह दोनों नेशंस को आपने प्रोवोक कर दिया एक तरह से, यहाँ के लोगों को भी और वहाँ के लोगों को भी। तो अब वो तो फिर वो किसी ने भी वो ठीक कहा ना कि वो फाइनली एक क्विकली चीज मैं पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान इज अ नेशन ऑफ 220 मिलियन पीपल। बेस्ट आर्मीज पाकिस्तान के पास, बेस्ट एयरफोर्स पाकिस्तान के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट जबरदस्त, काबिल तरीन डॉक्टर्स पाकिस्तान के दुनिया भर में। हम में किसी किस्म की एहसास कमतरी है? जो आपने बात की कि हम पैरों में बैठे हुए थे और बिल्कुल हम घबरा से गए, और कोई एहसास कमतरी है हम में, लोगों में? देखिए, मुझे तो कभी मैंने ये महसूस नहीं किया। मैं ज़िंदगी में अपने आप को बिल्कुल एक हम्बल इंसान समझता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी से कमतर हूँ। लेकिन जिस तरह उनके पैरों में फड़फड़ा रहे थे चंद लोग, और वो जानते हैं वो कौन थे, अफसोस की बात थी कि जिस तरह उनके पैरों में और उनके हाथ चूम रहे हैं। और मतलब जावेद अख्तर साहब ठीक है, इज़ अ पोएट, इज़ अ गुड आर्टिस्ट, दैट डजंट मीन कि आप उनके पैरों में बैठ जाएं और उनको उनके हाथों को चूमना। इसीलिए उनको हिम्मत होती है कि वो इस तरह की चीज़ें बोलें हमारे बारे में। जी बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि हमें मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो हमारे अपने हाथों में होती है। ये कुछ लोग होते हैं ना, वो जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उसमें एक कैरेक्टर होता है जो आता है और फैमिली फंक्शन को ख़राब करता है। तो ये नाम नहीं लेंगे हम उनका, क्योंकि वो कैरेक्टर अच्छा भी होता है, खामखा वो बदनाम है खामखा। बिल्कुल, लेकिन और हमें कोई एहसास कमतरी पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। बी अ प्राउड नेशन, बी अ प्राउड मेंबर ऑफ अ प्राउड नेशन। 220 मिलियन की आबादी के मुल्क में आप रहते हैं। अपनी फौज को देखें, अपने तैयारों को देखें, हर शोबे को देख लें, बिल्कुल हर शोबे को देख लें, आप अपने आर्टिस्ट को देख लें। और आज तो वैसे भी सरप्राइज डे है, आज वैसे भी सरप्राइज डे है, चाय है चाय। और मैंने तो खास तौर पे अपने कप पे ये भी लिखवाया हुआ है, वैसे मुझे ये गिफ्ट मिला था, ये मैं बता दूं, मैंने कप पे लिखवाया हुआ है। और आपने घबराना नहीं है जी, तो घबराना नहीं है पाकिस्तानियों। और सरप्राइज डे जरा आपको याद दिला दें। के कप पे क्या लिखा हुआ है? मेरे कप पे तो लिखा हुआ है सुकून सिर्फ कब्र में है। ये भी उन्हीं के लिए पैगाम है हमारा कि हम आपको सुकून से भी रहने नहीं देंगे जब तक भारत के तो तैयारे यहाँ आते हैं,
तैयारों को गिराया जाता है, उनके पायलट को पकड़ा जाता है, बताया जाता है कि हम कितने केपेबल हैं और हमारी तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत मत करना, और उसके बाद हम अपना गुडविल जेस्चर भी दिखाते हैं उनको, और वो जो शख्स था उसको वापस भिजवाया जाता है। और उसके बाद भारत क्या करता है कि भारत उस शख्स को जो कि हमारे पास गिरफ्तार होता है, अपना जहाज गिराता है, गंवाता है, उसको वो अवार्ड देते हैं कि वाह 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 वाह, क्या कारनामा अंजाम दिया भाई आपने, ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया, आपने अपना जहाज भी गिराया और आप गिरफ्तार भी हुए, थैंक यू। ये तो वतीरा है उन लोगों का। तो बहरहाल सरप्राइज डे को भी याद रखें हम, और अगर किसी ने कोई ऐसी कोई मिस एडवेंचर करने के बारे में सोचा भी तो वी कैन गिव यू मेनी मोर सरप्राइजेस। एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो शान शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जावेद अख्तर साहब एक मुल्क में मेहमान बनकर आए और उन्होंने उसी मुल्क के हवाले से बैशिंग शुरू कर दी, उन्हीं के लोगों में बैठ के, और लोगों ने उस पर उल्टा तालियां बजाई। इसके हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। शान शाहिद हमारे साथ होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। शान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़नकारों के हवाले से। जी शान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अब अगर हम एक थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद दूसरों से मरूब हैं और अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं। ये जो सेल्फ लोथिंग है, इसको कह लें, या यूँ कह लीजिए कि मरूबियत है, या ख़ुद पर तनकीद करने की एक बीमारी है, इसकी क्या वजह हो सकती है? They just have to realize the responsibility they have, जो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है क्योंकि उनके पास इल्म की दौलत है, और लिबरलिज्म जो है उसमें उनके अंदर वो जज्बा है, उनके पास वो अल्फाज हैं। सिर्फ सिमत जो है वो थोड़ी सी हमें एक यूनिटी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इकट्ठी करनी, यकजा करनी, और मेरे ख्याल में हम सब मिल कर अगर काम करें तो पाकिस्तान को वहाँ लेके जा सकते हैं जहाँ दुनिया इसकी मिसालें देगी। सही है, ठीक है। अच्छा शान भाई, शान साहब ये भी बताएं कि भारत में जो मुसलमान हैं, जो आर्टिस्ट हैं ख़ास तौर पर, उनसे ये तवक्को की जाती है बीजेपी की सरकार जब से आई है ख़ास तौर पर, कि वो अपनी वफादारियां भारत के हवाले से साबित करें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की हुकूमत ने इस चीज़ पर सनद लगा दी, मोहर लगा दी कि कायदे आज़म उस वक्त सही थे और पाकिस्तान का बनना कितना ज़रूरी था? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है ट्रू नेशन थ्योरी और बता दिया है कि वाकई जिन्ना ने जो फील किया था उस वक्त वो सच है। और देखिए, अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, किसी की मतलब दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। आपने करोड़ों दिल तोड़े हैं सिर्फ इसलिए कि आप वफादार साबित हो सकें। तो उस बात को मैं एक शायर होने के नाते, एक राइटर होने के नाते, एक फ़नकार होने के नाते, उनका ताल्लुक़ ही अल्फाज से है, रिश्तों से है, प्यार से है, मोहब्बत से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे उस भरम को तोड़ दें, उस मेहमान नवाजी का भरम ना रखें। और जिन लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी की है उनकी दिल आज़ारी। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा शान साहब, बहुत सारे फ़नकार मुल्कों को यूँ कह लीजिए कि अपनी बाउंड्री से बाहर निकल कर काम करते हैं। आपने कभी भी भारत जाकर काम नहीं किया और आप हमेशा उस हवाले से रिलेक्टेंट भी रहे और ओपनली आपने ये बात की, उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब तक हमारे शायर और लिटरेरी लोग जितने हैं उनको इंडिया बुलाया जाए, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, ऐसी जगहें, ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। डायलॉग शुड नेवर एंड। इट्स नो इंटेलिजेंट पर्सन वुड से कि डायलॉग जो है वो कभी ख़त्म होना चाहिए। आई थिंक द डायलॉग शुड बी देयर बट रिस्पेक्ट शुड बी देयर ऑल्सो। और उसके बाद हम एक इक्वल लेवल पे इज़्ज़त के, जिस तरह जब क्रिकेट मैच होता है तो दोनों टीमों के झंडे बराबर लगे होते हैं, तो अगर एक भी टीम का झंडा नीचे लगाएंगे तो वो टीम नहीं आएगी ग्राउंड में। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी बातें हैं या जो जितनी भी हम आपस में बेहतर कर सकते हैं फ़नकारों के ऊपर या अदीबों के ऊपर, लेकिन उसके साथ ये बुरा लगता है कि आप
उस प्यार को, उस जज्बे को, उस मेहमान नवाजी को इस्तेमाल करें, इल्ज़ाम तराशी लगाएं, करें। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें अच्छा शान साहब, फाइनली ये बताएं कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े अदीब हैं, शोरा हैं, फ़नकार मौजूद हैं। जो चीज़ जावेद अख्तर साहब ने की और जितनी हमने उनको इज़्ज़त दी और उन्होंने जिस तरह से हमारी एक तरह से तज़हीक की और वो चले गए और वहाँ पर भी जाकर किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है, तो क्या हमें ये करना चाहिए कि इसके बाद हम आइंदा किसी भारत से किसी शख्स को फैज़ फेस्टिवल या ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो हमारे दिल के बड़े करीब हैं, फैज़ साहब हो गए या इस तरह के फेस्टिवल्स हो गए, उसमें मदू ना करें? जी, मेरे ख्याल में ये सबका अपना अपना एक ज़ाती फ़ैसला है। मेरी कोशिश ये होती है कि हम सब फ़नकार मिल के पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आगे लेके चलें। लेकिन ये मेरा एक ओपिनियन है। मैं अगर कोई ओपिनियन नहीं समझता या नहीं उसको डिटेल में समझता तो मैं किसी को मना तो कर नहीं रहा हूँ और ना मैं कह रहा हूँ कि कोई जाए। तो मेरा तो अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में मुझे ये फ़ील होता है कि ये एक मेरा ज़ाती फैसला है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, ठीक है जी, पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा ऑडियो का वैसे प्रॉब्लम रहा, लेकिन शान साहब का जो मौक़िफ़ था वो हमारे सामने कि बुनियादी तौर पर हमें जो काम करना चाहिए बराबरी की सतह पर करना चाहिए। वो जो मैच की एग्जाम्पल उन्होंने दी, बिल्कुल सही एग्जाम्पल, कि अगर दोनों टीमों में से किसी भी एक टीम का झंडा नीचे लगा हुआ होगा तो वो दूसरी टीम के लिए गलत होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू कि जो भी काम करें बराबरी की सतह पर करें, बराबरी की बुनियाद पर करें और किसी से मरूब होने की हमें ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ वक्त हुआ है प्रोग्राम में किसका? मौसीकी का, बिल्कुल। और मौसीकी के लिए हमारे साथ मौजूद है जी बख्शी बिरादरान। तारुफ कराएंगे आपसे इनका, लेकिन बख्शी बिरादरान ने क्या किया है वो जरा बता दें। बिल्कुल, एक नई गजल जो है, बिल्कुल इनकी नई गजल लॉन्च हुई है। अगर इसका नाम है, पता नहीं अब इसमें इस गजल में इन्होंने कितना अगर मगर से काम लिया है। क्या शायराना हो गई हूँ मैं, कुछ अजीब सी शायराना हो गई, तारुफाना भी हो जाए तारुफाना भी हो जाती हूँ। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं शेरी बख्शी, जाहिर है बख्शी ब्रदर्स ग्रुप के एक अहम मेंबर, और अवैस के दाएं जानिब मौजूद हैं यावर बख्शी जो कि एक और अहम मेंबर हैं। और अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेलकम टू द शो। पहले तो सबसे पहले वेलकम टू द शो। ये आप लोगों का ऐसा ग्रुप है, जाहिर है, खैर वो तो अब एक रिलेशन है और उस तरह से, लेकिन दो मेंबरान हैं, वही अहम हैं, वही बाकी ग्रुप को ओवर पावर भी करते हैं, ऐसा है या हमें ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, बिकॉज बख्शी ब्रदर्स एक कवाली सूफी रॉक बैंड है और शेरी एंड यावर जो हैं, हम लोग ज़रा गज़ल फॉर्मेट को रिवाइव करने के चक्कर में, तो अहमियत सबकी है बट ड्यूटी इज़ डिफरेंट। अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी? मेरी ड्यूटी बहुत सारी हैं। सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है और सबके लिए म्यूज़िक अरेंजमेंट्स करने हैं। गो कि हम सब उसमें शामिल होते हैं, हर चीज़ में इकट्ठे फैसला होता है। और सबसे बड़ी बात, यावर को उठाना है। अच्छा यावर साहब, क्या चक्कर है, क्यों नहीं उठते आप? मैं बल्कि बैक स्टेज बता रहा था कि काफ़ी अरसे बाद मैंने सूरज देखा है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुझे देख के कहा कि शायद आपकी नींद नहीं पूरी हुई। नहीं देखा करें भाई, सूरज अच्छी चीज़ होती है। सुबह है, रूटीन का थोड़ा सा मसला है मेरी नींद का, सो ये ड्यूटी भाईजान। रात सारी हमारा प्रोग्राम देखने के लिए उठ जाया करें यार। आप दोनों मुझे पसंद ही इतने, मुझे कहा तो बस अब ये को कुर्बान कर, आप दोनों को हम पसंद, हम दोनों को आप पसंद, पसंदीदगी का चारों भी बैंड बना सकते हैं, चारों बैंड बना सकते हैं, बैंड बजा सकते हैं, चारों ये कर सकते हैं, बैंड बजाते हैं हम। अच्छा, तो अब ये जो गजल थी जो हमने थोड़ी सी इसका नमूना सुना, तो इसमें एक तो शिफा आपने जो जुमला नोट किया, एक मैंने पकड़ लिया था जुमला, ऐसा वैसा नहीं, उसमें अगर मगर नहीं थी, बिल्कुल ऑन स्पॉट वो जुमला था, और वो था तुम्हारी तरह मुझको और कौन चाहेगा। अब अक्सर औकात यहाँ पर ना जो महबूब है, जो शायर है, वो एक्नॉलेज कर रहा है अगले को कि तुमने मुझे इतना चाहा कि तुम्हारी तरह कोई और चाह नहीं सकता। असल में ज्यादातर हमारी जिंदगी में होता ही है कि लोग अपना ही कहते हैं, मैं ही तुम्हें इतना चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम्हें और कौन चाहेगा। ये रिवर्स क्यों कर दिया आपने? एक्चुअली अपनी नफी करना ही असल में प्यार है। तो अगले बंदे को उसकी अपने प्यार की भी और उसके प्यार की भी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना इज़ एक्चुअली द पर्पस ऑफ लव। और वो लव किसी के साथ भी हो, माँ के साथ हो या अपने किसी भी उस्ताद के साथ हो, किसी के साथ भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बशीर बदर साहब हैं पोइट, उनकी बहुत बड़ा नाम, उनकी लिखी हुई, और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हमने उनका कुछ लिखा हुआ गाया है। एंड इट्स इन राग एमन, जो कि आप समटाइम्स ये होता है कि पोइट्री
बहुत अच्छी होती है, कॉम्पोजिशन वीक होती है या उसके लिरिक्स के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती, स्केल मूड जो है। तो हमने कोशिश की है कि जो उसका एक सॉफ्टनेस है, एक हम्बलनेस है पोइट्री के अंदर, वो म्यूजिक में भी नजर आए, वीडियो में भी आए और यावर की सिंगिंग में भी नजर आए। हमने एक्सपीरियंस किया है, बाज़ का ऐसा होता है कि जो लिरिक्स हैं या तो उसको म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा ओवरपावर कर देता है, या उसका राग, उसका मॉड ऐसा रख दिया जाता है सॉरी, कि उसकी जो उसका इम्पैक्ट है ना, लिरिकल कंटेंट, वो पूरे तरीके से पहुंच नहीं पाता। सो इसकी खूबसूरती इस गज़ल की जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो इसका राग है, और इसका म्यूज़िक बड़ा हमने सूदिंग, बड़ा ही एक्विस्टिक सुनने में लग रहा है बिल्कुल, ताकि इसके लिरिक्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जाएंगे। अच्छा, अब एक तो कवाली और सूफ़ी जॉनरा, फिर ये गज़ल वाला जॉनरा, तो आप लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है वो तो खैर दोनों में ही नज़र आती है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा मज़ा किस में आता है? यार वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, हमें म्यूज़िक का मज़ा आता है। हाँ, मूड्स हैं। हो सकता है कि कल को आप हमें रैप करते हुए देखें, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है। और कवाली जो है वो क्योंकि हमें हमारी फैमिली से मिली हुई है, बिकॉज माय दादा वर कवाल और वालिद साहब जो थे वो तबला नवाज थे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में भी हमें बड़ा फ़ायदा होता है, और कवाली के हिसाब से भी। और उसके बाद वी आर वेरी ह्यूज फॉलोअर ऑफ सजाद अली साहब, तो हम उनको भी साथ साथ लेके फॉलो कर रहे होते हैं। सो एक बड़ी मिक्स सी सिचुएशन है। तो बस फिर कुछ म्यूजिक ही हो जाए। अभी कौन सा मिक्स आप सुनाने लगे? अभी गज़ल मेरे ख्याल से नहीं, बल्कि वो मैडम जी का हम लोग बल्कि सुन भी रहे थे गाड़ी। चलें बस फिर हो जाए, वो एक चीज़ चले शुरू करें। हो तमन्ना और क्या। क्या बात है, ये म्यूजिक बंद हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए जी। हमारा बड़ा फेवरेट है ये, बड़ा अच्छा है। हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना, आप हैं क्या करूँगी लेके दुनिया, मेरी दुनिया आप हैं, हो तमन्ना और क्या। आपसे पहले नजर में कुछ न था अपने सिवा, आपसे पहले नजर में कुछ न था अपने सिवा। अब जिधर भी देखती हूँ, अब जिधर भी देखती हूँ, हाँ, जलवा फरमा आप हैं, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना, आप हैं, हो तमन्ना और क्या। क्या बात है, क्या बात है, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। अच्छा, ये आपके लिए तमाम नाजरीन हमारे जो है ना, जाने तमन्ना आप हैं। अच्छा ये बताएं, दोनों से सवाल है कि कवाली ज्यादा मुश्किल है या गजल? दोनों गाना और प्रोड्यूस करना, कंपोज करना। फिजिकली कवाली बहुत एफर्ट एनर्जी बहुत जान लगती है, बिल्कुल, क्योंकि कवाली में ना स्पॉन्टेनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबको साथ लेके चलना, हाँ, बीट का ख्याल रखना, तज़मीन का, कॉल का, बिल्कुल, उसमें ज़रा प्रेशर ज़्यादा है, टीम वर्क उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है। यहाँ पर हाँ, और आपको याद बहुत है, हाफिज़ा आपका बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल, आपने 1 घंटा आधा घंटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल कवाली फॉर्मेट, नॉट वो 5 मिनट वाली कवाली। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, अलाप और राग ही उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रियम्बल होता है, स्टेप्स बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आज हम उसके कवाली गाना कराएंगे तो हम नहीं। हल्का सा कवाली का नमूना आपसे नहीं सुनेंगे, ये हम सुनेंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं लाइव परफॉर्मेंसेस की, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे फनकार हैं हमारे जो कि लाइव नहीं परफॉर्म कर रहे होते, उनको या तो वो मुश्किल लग रहा होता है, या फिर ऑटो ट्यूनर नहीं होता है, या फिर यूँ कहिए कि बस वो लिपसिंग पर अपना काम आसान कर रहे होते हैं। ये क्या है? और आप लोगों को मैंने देखा है, तो वो आप लोग लाइव, यार वैसे ऑनेस्टली बताऊं, जो लाइव नहीं ना कर सकता वो रिकॉर्डेड भी नहीं कर सकता है। वो ट्यूनर और पता नहीं क्या क्या कुछ हो के आ रहा होता है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि अब वो जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए ना सोशल मीडिया के, वहाँ पे सेलिब्रिटी की वैल्यू, सेलिब्रिटी की डेफिनेशन कुछ और है। हमारे लिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं, मोइन अख्तर हैं, सजाद अली हैं, हमारे लिए ये सेलिब्रिटीज़ हैं। तो आजकल की जनरेशन के लिए ना सेलिब्रिटीज वो हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो जब फॉलोअर ही 4 मिलियन है तो उनको रियाजत की क्या जरूरत है? फॉलोअर्स बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ वो तो है, बिल्कुल तरीके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चले अगर जेन्युइन भी फॉलोअर्स हैं किसी के, तो भी वो जो फॉलोअर का जो एक वर्थ हमने बना लिया वो कुछ ज्यादा बना ली, हाँ, या किसी की टैलेंट का वर्थ कि भाई इसको फॉलो बहुत कर रहे हैं तो पसंद बहुत करेंगे। अब मतलब जब इस मिसाल देखे ना, मैं मिसालों से बात करता हूँ। अब टैलेंट, हम आगे बढ़ते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं, अब इतने हम आगे बढ़ेंगे फौरन। मैं चेहरा टैलेंट बता देती हूँ। चलिए आपसे भी गाना सुनते हैं आप दोनों से। मुझसे तो गाना आप सुनेंगे तो शो खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोई फौरन वो कहेंगे बस बंद करो, इससे आगे नहीं बढ़ना। ये बताएंगे कि मैं हल्का फुल्का गाना सुनूं, लगा लेती हूं। बिल्कुल ऐਵੇਂ नहीं, मेरे फॉलोअर है वहीं आ गए, हल्का फुल्का है थोड़ा, अल्लाह ने इधर भी थोड़ी करने की थी। बिल्कुल, लेकिन अच्छा ये बताइए, जो अवैस का सवाल था उसके हवाले से एक और सवाल चीज मेरे जहन में आई कि कुछ जो हमारे पुराने सिंगर्स थे वो पहले तो लाइव करते थे, उस जमाने में ऑटो ट्यूनर ये वो शशके नहीं थे, बाद में वो आके ऑटो ट्यूनर या वो पीछे चल रहा है गाना और उसकी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो गया? देखिए शिफा, अभी हम पहले उनकी अच्छी खासी आवाज थी, लोगों ने पसंद किया, हम लोग लाइव कैसेट के दौर में। जी आप सही कह रही हैं, हम लोग लाइव शो कर रहे हैं, लेकिन कुछ होस्ट ऐसे भी होते हैं जो लाइव नहीं कर पाते। हाँ, नहीं कर पाते ना वो। अरे अब आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी करें, वो गिव एंड टेक चलता है। तो आई थिंक वो जो एक लाइव का फियर है ना, वो आपके अंदर गैरत दिलाता है, और इसके अंदर गैरत नहीं है वो आर्टिस्ट नहीं है, सीधी सी बात। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन? इंस्पिरेशन एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं, जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं, तबला प्लेयर, बिल्कुल कमाल, मेरे वालिद साहब, सजाद अली साहब, मेहदी हसन साहब, लता जी, आयशा भोसले, जितने बड़े नाम हैं, और महनाज और परवेज़ मेहंदी साहब मुझे बहुत पसंद हैं, माइकल जैक्सन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हर चीज़ ही आ गई, हर चीज़ बहुत है। हाँ, क्योंकि हमारे म्यूज़िक की जो ख़ास बात है, क्योंकि मैंने और शेरी ने प्रॉपर्ली सीखा नहीं है म्यूज़िक, हमने सुना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और सुनना सबसे अच्छा रियाज है। अब इस लेवल पे जिस पे आप दोनों पहुंच गए हैं, अब म्यूजिक जब सुनते हैं तो क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है या लर्निंग के लिए होता है? और क्या लर्निंग के लिए होता है तो फिर उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, लेकिन हमारा दोनों का एक जो दिमाग का हिस्सा है ना, वो है चोर बहुत बड़ा, हम लेते हैं सबसे। सही है, सबसे हासिल करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। सो बस हम लर्नर हैं, तालिब इल्म हैं, और हर किसी से कुछ ना कुछ। फिर अब जाते जाते हम कव्वाली का भी एक नमूना सुन लें आपसे। चलें जी, हो जाए फिर, क्या सुन? चलें, नुसरत साहब ही ज़हन में आते हैं जब कव्वाली का आता है। ओके, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। तू मिले आते मिल गई खुदाई वे, तू मिले आते मिल गई खुदाई वे, हथ जोड़ी आँखा पावी ना जुदाई वे, हथ जोड़ी आँखा पावी ना जुदाई वे। मर जावांगी जे, मर जावांगी जे,
मर जावा कीजे हथ में तो तेरी दुआ ना कोई नित खैर मंगा सोने हमें तेरी दुआ यही खैर मांगते हुए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।